हाँ जी, आज स्टार्ट करते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और आपकी बुक में चैप्टर 10। ओके, सो चैप्टर 10 में हमने लिखा है हैलोजन व्युत्पन्न। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं और हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि कोई यौगिक, जैसे मान लो मैंने लिखा CH4 में आपको कार्बन दिख रहा है और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन बच्चों, इसमें क्या होता है कि हैलोजन व्युत्पन्न किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, उसके लिए हमें एक X यहां पर लेना होता है। X4 मैं लिखूंगा, X का मतलब होता है हैलोजन और X4FClBrI हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका 17वां वर्ग है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके बारे में हम लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन यदि कोई हैलोजन परमाणु यहां पर इस कार्बन पर अटैक करके इस हाइड्रोजन को हटा देता है तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और यहां पर कार्बन भी होगा और यहां हैलोजन भी है। जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हो, यानी कि मैं कह रहा हूं कि हैलोजन परमाणु के द्वारा इस हाइड्रोकार्बन में से इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो यौगिक कहलाएगा हैलोजन व्युत्पन्न। अब हैलोजन व्युत्पन्न में जरूरी नहीं है आपके पास इस प्रकार का कोई कार्बन हो सकता है कि आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड हो। और इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या खासियत है, इस कंपाउंड में देखिए, जैसे यहां पर कोई हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के एटम को भी आप यहां से हटा करके और यहां X को यहां ऐड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां हमारे पास हाइड्रोजन हट जाएगा और इसे आप किस तरीके से लिखोगे, यहां लिखोगे X, यानी कि ये भी एक हैलोजन व्युत्पन्न है। तो मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से आपको यहां पर एक हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त हो रहा है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक, दो अथवा अधिक हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाता है तो बनने वाले यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब देखिए कि हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं हैलोजन व्युत्पन्न जो है सामान्यतः मैं 5 प्रकार के लिखूंगा। देखिए 5 प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न हमारे पास हैं। मैं यहां 1 बाय 1 सबकी डिटेल लिखता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल और ये आपका हो गया हैलाइड। और एल्किल हैलाइड इसका मतलब टोटल डिटेल एल्किल हैलाइड के भी बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं RX। अदरवाइज कोई एग्जांपल मैं लिख सकता हूं CH3Cl, ठीक है। इसके बाद होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है कि यहां पर एक बेंजीन होगी और इस बेंजीन से जुड़ा होगा कोई हैलोजन, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड के अंदर कोई एलिफेटिक इस तरीके की चैन होगी, मतलब कार्बन की एक श्रृंखला होगी, जबकि एरिल हैलाइड में कोई एरोमेटिक वलय होगी, उसके ऊपर हैलोजन जुड़ा होगा। नेक्स्ट है आपका एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक, अब एलिलिक हैलाइड को कह सकते हैं एलिल हैलाइड भी। अच्छा, एलिलिक हैलाइड के अंदर क्या है ये ध्यान से देखिए। यहां पर मान लो CH3 या फिर यहां CH2 डुअल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 और यहां पर ये Cl। देखिए जब आपका हैलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 संकृत हो। कौन सा संकृत हो? sp3। आपका हैलोजन परमाणु
ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि sp3 संकृत है, और वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु किसी sp2 से जुड़ा हो तो बनने वाले यौगिक एलिलिक हैलाइड्स कहलाएंगे। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला कार्बन तो sp3 है और ये वाला कार्बन sp2 है? उसके लिए हम लोग देखेंगे यहां पर कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया sp3, और यहां पर इस कार्बन के पास डुअल बॉन्ड है इसीलिए इसका नाम हो गया sp2। यानी कि एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे? ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु sp3 हो और वो sp3 कार्बन परमाणु sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो बनने वाले हैलाइड एलिलिक हैलाइड्स कहलाएंगे। यहां पर नेक्स्ट हो जाएगा वाइनिलिक। अब हमने एक चैप्टर पढ़ा था वाइनिल या वाइनिलिक हैलाइड, एक चैप्टर था, चैप्टर का नेम है पॉलीमर। पहले पढ़ा होगा या फिर पिछली क्लासों में भी आपके पॉलीमर यानी कि बहुलक आता है। अच्छा, उसके अंदर हम पढ़ते थे पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसके अपन पाइप वगैरह बनाते हैं। तो पीवीसी जो बनता था वो वाइनिल क्लोराइड से बनता था। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम वहां पढ़ते थे जैसे कि CH2 और डुअल बॉन्ड CH, और यहां पर पढ़ते थे क्लोरीन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हैलोजन परमाणु सीधे ही किसी sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, हैलोजन परमाणु सीधे ही sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो बनने वाले हैलाइड्स वाइनिलिक हैलाइड्स कहलाएंगे। और अब मैं लास्ट में लिखता हूं एक और प्रकार का हैलाइड होता है बेंजिल या बेंजिलिक। मैं कहूंगा बेंजिल हैलाइड्स, ठीक है, ये हो गया बेंजिल हैलाइड। अच्छा, बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड्स जो होते हैं, देखिए आपको हमेशा एरिल और बेंजिल ये बहुत ज्यादा तरीके से काम आएंगे, कंपैरिजन के काम आएंगे। मतलब मैं कहूंगा एरिल और बेंजिल, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, और बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का वो हमेशा एरिल का और बेंजिल का ही आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बेंजिल बना रहा हूं, यानी कि मैं बेंजिल की स्ट्रक्चर जो है इस टाइप की है, यानी कि अपने पास यहां एक CH2 है और मैंने यहां पर एक जोड़ दिया है क्लोरीन परमाणु। बेंजिल हैलाइड, देखिए बेंजिल हैलाइड में फिर से एक बार देख लो, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से मैंने बेंजीन बनाई हुई है और बेंजीन में ये आपको हैलोजन को ऐड करना है। जो हैलोजन है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि एलिफेटिक है, और ये एलिफेटिक जो कार्बन है ये एक एरोमेटिक वलय से जुड़ा है। यानी कि आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो इसी को कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, देखिए इन सब के बाद में हम लोग एल्किल हैलाइड को डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए ये जो अब तक अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसा नहीं सोचे कि आगे हमें कैसे समझ में आएगा। अब यूं मानो कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग यहां से है, एल्किल हैलाइड से ही आपको तरीके से यहां से पढ़ना है। बाकी हैलोजन व्युत्पन्न के जो क्लासिफिकेशन थे वो मैंने अभी बताए हैं। यहां पर देखेंगे हम, शुरुआत करते हैं एल्किल हैलाइड से। ये हो गया एल्किल और ये हो गया इसका हैलाइड। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, रफ कॉपी लेकर बैठे। एल्किल हैलाइड के अंदर क्या होता है कि इसका जो IUPAC नाम है, मैं कहूं इसका IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। इसका IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन, ठीक है। इसका IUPAC नाम हेलो एल्केन है और इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र जो है वो होता है CnH2n+1x। अच्छा देखिए CnH2n+1x, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n
+2। ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला था एल्केन का। ओके, एल्केन के फॉर्मूले में से यदि आप एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास बनेगा एल्किल भाग। तो मैं कहूं ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एल्किल ग्रुप है, तो यानी कि इस फॉर्मूले को RX भी लिखा जा सकता है। यानी कि हम कहें तो एल्किल हैलाइड को RX भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका सामान्य सूत्र ये भी होता है भाई और ये भी होता है। ठीक है, ये डिटेल अपन को लिखनी है। इसके अलावा क्या होता है कि एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर यानी कि इसका नामकरण किस तरीके से दिया जाता है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं। तो पहले आप ये जो लिखा है बोर्ड पे इसको देख लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट नोमेनक्लेचर पर चलते हैं। देखिए, नोमेनक्लेचर में क्या करना है तुम्हें, यानी कि नामकरण में क्या करना है, नामकरण में एक तो सूत्र लिखना है। अब यहां से बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ये जो मैं आगे बात बताने वाला हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू देखें। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं एक तरीके से सूत्र, और सूत्र के साइड में मैं लिख देता हूं यहां सामान्य नाम। मैंने लिखा यहां सामान्य नाम या साधारण नाम जो होता है। ठीक है, इसके अलावा इधर हम लिखेंगे वापस से IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है CH3 और मैंने ले लिया यहां पे क्लोरीन। ठीक है, यहां पर मैंने बोला था RX सामान्य सूत्र है। RX में ये वाला भाग बच्चों, ये वाला भाग होता है एल्किल, ठीक है, और ये वाला भाग होता है हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। अब यहां पर देखो एल्किल की जगह तो आपको ये जोड़ना है, ये क्या, ये बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में हैलाइड यानी कि X की जगह आपको Cl जोड़ा है। इसके नाम को कैसे देंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता था CH4, देखो ऐसा फॉर्मूला होता था, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहां पर इस फॉर्मूले को हम कहते थे मेथेन। और यहां से बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि नोमेनक्लेचर जरूरी नहीं है भाई यही नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने हैं। किसी भी नोमेनक्लेचर को पढ़ोगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आपको आना चाहिए, उसके बाद ही हम सारी चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि सब हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन पर ही डिपेंड है। लेकिन आपको अगर फॉर्मूले के नाम देना भी नहीं आया तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, फिर आप रटोगे उसको। तो यहां सबसे पहले देखिए कि ये आपके पास मेथेन है, और मेथेन के एक हाइड्रोजन को यदि हटा देते हैं तो बनता है मेथिल। ठीक है, तो यानी कि मेथेन में ये नाम है मेथेन, और मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाओगे यानी कि लिखोगे CH3, तो इसी को कहते हैं भाई मेथिल, इसको कहते हैं मेथिल। तो इस समूह का नाम हो गया सामान्य मेथिल। तो फिर नाम देंगे, और नाम आप इस तरीके से लिखेंगे, सामान्य नाम है और यहां पर मैं लिख देता हूं मेथिल। ठीक है, अब देखिए मेथिल के बाद में यहां पर ये क्लोरीन जुड़ा है तो जोड़ देंगे क्लोराइड। अब आप कहोगे क्लोराइड ही क्यों लिखा? ध्यान दीजिए, अरे जब नाम एल्किल हैलाइड है तो एल्किल की जगह आया मेथिल और हैलाइड की जगह आया क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में IUPAC। तो IUPAC क्या कहती है? IUPAC नेम देखो, IUPAC होती है, मैंने बोला भी एक इससे पहले मैंने लिखवाया था कि जो एल्किल हैलाइड है उसको IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं। जब उसको हेलो एल्केन कहते हैं तो हम यहां लिखेंगे, हेलो की जगह लिखेंगे क्लोरो, और एल्केन की जगह भाई लिखेंगे मैथेन, तो नाम हो गया क्लोरो मैथेन। ठीक है, ये IUPAC नाम देने का तरीका हो गया। अच्छा, कोई और फॉर्मूला देखो, जैसे मैंने यहां लिख दिया, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया आपका Cl की जगह Br भी लिख सकते हो, चलो मैं Br लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया साहब Br, है ना। अब यहां पर CH3 CH2 Br, इस वाले पोर्शन को कहते क्या हो आप?
इस वाले पोर्शन को कहते हैं एथिल समूह, इस वाले पोर्शन को कहते हैं एथिल, इस वाले समूह को ब्रोमाइड, तो नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो, इस वाले पोर्शन को कहा एथिल, इसको कहा ब्रोमाइड, नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो एथिल ब्रोमाइड के बाद में इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो पहले ब्रोमो लिखो, लिखेंगे ब्रोमो, ये नाम हो गया ब्रोमो। और फिर क्या लिखेंगे? ब्रोमो के बाद में लिखेंगे एथेन। ठीक है, मैंने लिख दिया साहब ब्रोमो एथेन। एथेन ही क्यों आया साहब? क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथेन, 1 कार्बन के लिए मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, नाम हो गया ब्रोमो में एथेन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा अगला कंपाउंड देखो, इसमें कार्बन की संख्या बढ़ा देनी है, CH3 CH2, यहां पर लिख दिया CH2, और मैं यहां पर अलग से कोई हैलोजन जोड़ूंगा, कोई हैलोजन जोड़ दिया, मान लो आयोडीन। ठीक है, अब नाम देखो, 3 कार्बन के लिए यूज में लेते हैं प्रोपिल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई, 1 कार्बन के लिए मैथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल, और प्रोपिल के साथ में आयोडीन है तो नाम हो जाएगा आयोडाइड। आयोडाइड, ठीक है भाई, आयोडाइड। देखिए, लेकिन क्या होता है यहां पर एक छोटी सी दिक्कत यह होती है कि इस नाम में आपको एन और ऐड करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है आयोडीन 1 नंबर पर जुड़ा हो, तो इस श्रृंखला को कह देते हैं एन प्रोपिल आयोडाइड, क्योंकि एन नाम होता है नॉर्मल का, मतलब जो नॉर्मल सीधी श्रृंखला है, साधारण श्रृंखला है, तो नाम हो गया एन प्रोपिल आयोडाइड। यहां पर क्या करना है? फिर आईयूपीएसी नाम में भी थोड़ा परिवर्तन करना है। आईयूपीएसी नाम में क्या करना है? देखिए 1, देखो 1 मतलब 1 नंबर पर, 1 2 3, ठीक है, 1 नंबर पर कौन जोड़ा है? आयोडो, तो लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो, और हो गया प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन। अब देखिए, आप लोग इसको यहां तक समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये समझ में आएंगे। अभी वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद में प्रोपिल के बाद में अपन आगे पढ़ेंगे कि प्रोपिल में जो 1 लिखा है, देखिए आप 1 लिखा है, मतलब आई मीन 1 आयोडो लिखा है, ये 1 क्यों लिखा है, और 2 स्थिति पर कब आता है, और 2 स्थिति पर जब आईयूपीएसी नाम में आएगा तो सामान्य नाम किस प्रकार बदलेंगे। हाँ, तो अब तक देखे थे कि कार्बन परमाणु, देखिए कि दूसरी वाली स्थिति पर अगर हम, यानी कि मैं यहां पर कोई आयोडीन जोड़ता हूं, ठीक है, मैंने जोड़ दिया साहब इधर ये आयोडीन, ठीक है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? तो इसका पहले मैं सामान्य नाम लिख रहा हूं इधर, इसका फोकस कीजिए, सामान्य नाम होगा इसका, देखो ये पूरा प्रोपिल है, मैं जानता हूं प्रोपिल है, लेकिन इस प्रोपिल की कंडीशन क्या है बच्चों? जब ऐसे CH की दोनों साइड में ऐसे मैथिल समूह जुड़े हों, जब CH के दोनों साइड में ऐसे मैथिल समूह जुड़े हों तो नाम हो जाता है आइसो, तो नाम हो गया आइसो। और 3 कार्बन के लिए यूज में लेते हैं प्रोपिल, तो नाम हो गया आइसो प्रोपिल। ठीक है, आइसो प्रोपिल। और यहां पर आयोडीन है तो नाम हो गया आयोडाइड। क्या नाम हुआ? आयोडाइड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सब आईयूपीएसी नाम क्या होगा? वो तो वही सिस्टम है आईयूपीएसी का, तो नंबर 2 1 2 एंड ये 3। ठीक है भाई, तो यहां पर नाम देंगे 2 नंबर पर कौन है? आयोडीन, तो फिर लिखो 2 आयोडो। क्या लिखेंगे? 2 आयोडो। ओके, और 2 आयोडो, इसके बाद में 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, तो नाम हो गया 2 आयोडो प्रोपेन। अच्छा, इसके अलावा यहां पर और कोई नाम दे सकते हैं क्या इसका? नहीं दे सकते। हम यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे 4 कार्बन के लिए, और ध्यान से देखना 4 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता हूं यहां पे, आप इसको लिख लो पहले। मैं यहां 4 कार्बन के लिए पहले एक सीधी श्रृंखला लिखूंगा। 4 कार्बन के लिए मैंने लिखा सबसे पहले CH3 CH2 एंड CH2 CH2, और मैंने लिख दिया यहां पे कोई आयोडीन। ठीक है भाई, अब 4 कार्बन के लिए ये आयोडीन हो गया। अब देखो मैंने लिखा यहां पर
ये आयोडीन इस नॉर्मल श्रृंखला पर जुड़ा है, तो मैंने लिखा एन ब्यूटिल। अरे 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हट जाए तो बनता है ब्यूटिल। तो एन ब्यूटिल आयोडाइड, एन ब्यूटिल आयोडाइड। क्या एन ब्यूटिल आयोडाइड मतलब यहां पर ये सामान्य श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला है वो सामान्य है, इसलिए लिखा है एन ब्यूटिल आयोडाइड। अच्छा, वैसे नंबर क्या है 1 2 3 4, ओके। तो 1 यानी कि 1 नंबर पर है, तो 1 आयोडो, IUPAC नाम है ये, 1 आयोडो और हो गया ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा अब देखना 4 कार्बन का ही स्ट्रक्चर में चेंज करता हूं। एक तो होता है CH3 CH2, यहां पर CH, यहां पर अपन लिखें CH3 और मैंने जोड़ दिया यहां पर आयोडीन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में काफी कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग इसको कह देते हैं आइसो। क्या ये आइसो है? क्या ये आइसो ग्रुप है? कहां से आपको ये आइसो ग्रुप दिख रहा है? यानी कि आइसो ग्रुप में होना चाहिए इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो ये आइसो ग्रुप नहीं है। तो फिर क्या है? ये होता है डिग्रीज। हम यहां पर डिग्री के अनुसार नाम दे सकते हैं। देखो ये कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के दोनों साइड में कार्बन है, इसीलिए ऐसी जो श्रृंखला होती है, ऐसी जो स्ट्रक्चर है, उनको कह देते हैं 2 डिग्री। तो आप इनको कह सकते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री बोल दो, द्वितीयक भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री आयोडो। ठीक है, या फिर मैं कहूं 2 डिग्री ब्यूटिल आयोडाइड। ठीक है भाई, द्वितीयक बोल दो, सेकेंडरी बोल दो। ठीक है, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, द्वितीयक भी बोल सकते हैं। और अब IUPAC नाम देखो, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 और ये 4, यानी कि 2 नंबर कार्बन पर आयोडो है, तो हम लिखेंगे 2 आयोडो, 2 आयोडो और हो गया ब्यूटेन। ये हो गया अपने पास 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए दूसरा टाइप। तो क्या ये 4 कार्बन की इसी प्रकार से बन सकती है? तो नहीं, ये इस प्रकार से भी बन सकती है। देखो अगली स्ट्रक्चर कैसी बना रहा हूं मैं, इस पर ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा है यहां CH3, यहां लिखा CH, यहां लिखा CH3, यहां लिखा CH2 और यहां लिख दिया आयोडीन। तो इस वाले कार्बन को हम क्या कह सकते हैं? इस वाले कार्बन में ये देखिए, ये तो हो गया मैथिल, ये भी हो गया मैथिल, और ये जो स्ट्रक्चर है पूरी स्ट्रक्चर हो गई आइसो ग्रुप। इस आइसो ग्रुप के कारण इसको पूरे को बोल दिया आइसो ब्यूटिल और हो गया आयोडाइड, आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। क्यों हुआ आइसो ब्यूटिल आयोडाइड? क्योंकि देखिए जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस CH से 2 मैथिल समूह जुड़े हैं। 2 मैथिल समूह जुड़े होने के कारण इसे कह देते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है, और 4 कार्बन के कारण लिखते हैं ब्यूटिल, तो नाम हो गया आइसो ब्यूटिल। ठीक है, नाम हो गया आइसो ब्यूटिल। अब यहां देखिए आइसो ब्यूटिल हो गया, लेकिन अब IUPAC नाम कैसे दें? IUPAC नाम देते समय यहां 1 2 और ये 3। अब कहोगे साहब 3 ही कार्बन क्यों लिए? ये हो गया प्रतिस्थापी और ये भी हो गया प्रतिस्थापी। मैं लिख देता हूं ये सब प्रतिस्थापी है और ये भी क्या है? प्रतिस्थापी। यानी कि अब प्रतिस्थापियों के अलावा जो बची हुई श्रृंखला वो रह गई ये वाली श्रृंखला, यानी कि जो ये बॉक्स में मैंने बंद किया है ये हो गई इसकी एल्केन श्रृंखला। अब नाम क्या देंगे? तो नाम हो जाएगा, सेकंड पर है कौन सा? मैथिल, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है देखिए CH2, CH2 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा है। ठीक है, और मैथिल जुड़ा है 2 नंबर कार्बन पर। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे कि नाम देने के लिए किसको मैं पहले लिखूं। तो आयोडो जो होता है, आयोडो I से स्टार्ट हो रहा है, मैथिल हो रहा है साहब M से स्टार्ट। ठीक है, तो आयोडो पहले आएगा या मैथिल पहले आएगा? सीधी सी बात है, आयोडो पहले आएगा। तो पहले लिखो 1 आयोडो और 2 पर कौन है? मैथिल, तो 1 आयोडो 2 मैथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला का नाम होता है प्रोपेन।
1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस तरीके से ये नाम हो गया। इसके अलावा देखिए इन तीनों नामों को देखो, इसके अलावा सोचो कि क्या 4 कार्बन से और भी नाम बनाए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे, देखो मैं नेक्स्ट पहले अगले श्रृंखला को देखते हैं। मैं जगह कर लेता हूं थोड़ी सी यहां पे, और देखिए मैं यहां पर ये कार्बन लिखता हूं और कार्बन के चारों तरफ मैंने कुछ कार्बन जोड़ दिए हैं और एक हेलोजन जोड़ दिया है। तो यहां कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4। कार्बन तो 4 ही है, स्ट्रक्चर थोड़ी दूसरी हो गई है। तो कुछ लोग मुझे बताएंगे कि साहब ये हो गया नियोटाइप्स, कुछ कहते हैं कि साहब ये नियोटाइप्स है। नियोटाइप्स नहीं है ये हो गया साहब 3 डिग्री। कौन सा डिग्री हो गया? 3 डिग्री। कैसे हुआ? जब किसी कार्बन के, समझो है ना, यानी कि मैं हेलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, यानी कि हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु सीधे रूप से 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। ठीक है, रिपीट करके देख सकते हैं, यानी कि हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन तो यही है और इससे 3 कार्बन जुड़े, 1 2 और ये 3, मतलब सीधे रूप से 3 जुड़े हैं, 3 अटैच हुए हैं। तो इस प्रकार की श्रृंखला को डिग्री में देखें तो हो जाते हैं 3 डिग्री। नाम इधर लिख रहा हूं तो हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री को हिंदी में तृतीयक भी बोल सकते हैं, टर्शरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाम हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटिल। ध्यान रखना, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटिल। तो 3 डिग्री ब्यूटिल और आयोडाइड, ये हो गया सामान्य नाम। ठीक है, ये सामान्य नाम हो गया। इसके अलावा आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी में बहुत दिक्कत आ रही है अब तुम्हें कि आईयूपीएसी में से आप कैसे दें। तो आईयूपीएसी में तो वही नियम लगाना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। आईयूपीएसी नाम देते समय सबसे लंबी श्रृंखला मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला है। यहां देखिए ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, यानी प्रतिस्थापी हो गए 2। देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है मेथिल। ठीक है जी, यहां पर हो गया अपना आयोडो। तो पहले बताओ आयोडो पहले लिखोगे या मेथिल पहले लिखोगे? तो हम पहले लिखेंगे सब आयोडो। तो हम लिखेंगे 2 आयोडो, 2 आयोडो, और फिर लिखेंगे 2 आयोडो के बाद में 2 मेथिल, 2 आयोडो 2 मेथिल और प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, नेम हो गया 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से आपको ये नाम देना है। ठीक है, यानी कि हाइफन और लगा देना। अब 4 कार्बन के देख लिए, इसके अलावा भी आप 5 कार्बन के भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन हमें हेलोजन के कुछ नाम देने थे और इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। अब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हेलोजन को कितने भागों में बांटा गया है। हेलोजन यानी कि एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में आप लोगों को आगे के जो टाइप्स हैं उनको करवाते हैं, यानी कि वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ, तो कार्बन परमाणु का वर्गीकरण पढ़ते हैं। आई मीन कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर देखिए, तो मैं यहां वर्गीकरण कर रहा हूं हैलाइड्स का। वहां लिखा मैंने प्राथमिक एल्किल और हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसको कह सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पर 1 डिग्री को समझिए कैसे 1 डिग्री लिखते हैं। जैसे यहां पर कोई कार्बन लिखा है, ये कार्बन, ठीक है, और इसके जस्ट साइड में अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो ये वाला जो एल्किल हैलाइड है कहलाएगा 1 डिग्री। इसको कह सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब यहां पर ये 1 डिग्री के अंदर आ रहा है,
फिर कुछ सोचते हैं कि चलो एक कार्बन जुड़ा है, इसके अलावा यदि CH3 CH2 CH2 और ये Cl जुड़ा है तब भी कहलाएगा ये 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहां पर ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से नहीं जुड़ा है। यानी कि हैलोजन परमाणु से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु सीधे किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो बनने वाले हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। और भी कोई एग्जांपल, जैसे कि CH3C और यहां CH3, यहां CH3, यहां पर CH2 और यहां Cl। अब बताइए कौन सा डिग्री हो गया? तो ये भी 1 डिग्री है। अब आप कहोगे 1 डिग्री कैसे है? देखिए ये जो हैलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन तो इस कार्बन से ही जुड़ा है, ना तो ये इससे जुड़ा है, ना ये इससे जुड़ा है, ना ये इससे जुड़ा है। यानी कि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु सीधे रूप से एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो संरचना कहलाएगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार 2 डिग्री को समझते हैं। देखिए 2 डिग्री में क्या करते हैं? 2 डिग्री में इसको अपन टू डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर मैं लिख देता हूं पहले, इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये सेकंड नंबर है भाई, ठीक है। और इसी को कहते हैं साहब 2 डिग्री। 2 डिग्री, यहां देखिए 2 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये आपका कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इससे जुड़ा है कोई भी हैलोजन परमाणु तो नाम देंगे 2 डिग्री, क्योंकि हैलोजन परमाणु से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु सीधे रूप से, देखिए हैलोजन परमाणु से जुड़ने वाला ये वाला कार्बन परमाणु, हैलोजन परमाणु से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु सीधे 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो बनने वाले हैलाइड कहलाएंगे 2 डिग्री। इसके अलावा अदरवाइज कोई एग्जांपल हम लें, CH3 CH, यहां पर लिख दिया CH2, यहां पर लिख दिया CH3। इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे? इस वाले एल्किल हैलाइड को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन है ये एक तो इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि क्या है? ये भी 2 डिग्री है। क्या ये बात समझ में आई? इसके लिए हाँ जी बिल्कुल देख लो इसको तरीके से 2 डिग्री। इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 डिग्री। ओके, वहां पर आपको 3 डिग्री में क्या लिखना होता है? देखिए जैसे मैंने यहां लिखा, वीडियो को स्किप नहीं करें। 3 डिग्री मैंने यहां लिखा तृतीयक, नाम हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक। ओके, तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसके लिए कार्बन लिखिए, कार्बन के सभी तरफ कार्बन जोड़िए, लेकिन एक तरफ आपको हैलोजन जोड़ना है। इसको कहते हैं 3 डिग्री। अब इसके अलावा हम लोग जैसे मान लो CH3 C, CH3 CH3, यहां CH2 और ये Cl, हम इसकी बात करें तो इनमें से पूछा जाए कि कौन सा 1 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, कैसे अंतर स्पष्ट करोगे? तो यहां पर आपको देखना है इस हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन तो ये है और ये जुड़ा है 3 कार्बन से, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की बात करें,
यानी कि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु, इस हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु तो ये है, और ये वाला कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में बिल्कुल आपको डिफरेंस आना जरूरी है, तरीके से देख लीजिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अच्छे से समझाया है। वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे लेकर देखें, समझ में आएगा। इसके बाद में जो टॉपिक होने वाला है हमारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो को आप तरीके से देखें। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो वर्गीकरण होगा कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसके अलावा उस वीडियो के अंदर CH3Cl का कक्षक आरेख भी होगा। CH3Cl का कक्षक आरेख बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा CH बंध की प्रकृति होगी। तो अगली वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अपनी रफ कॉपी में बार बार इन्हें लिखते रहिए, जिससे आपको ये लर्न रहे। ओके।